वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और सेनेटर इरफान सिद्दीकी जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। इरफान सिद्दीकी साहब, आज ही बड़ी डेवलपमेंट हुई है, रायवन में बड़ा अहम इजलास हुआ है और वहाँ पे बड़े अहम फैसले हुए हैं। कुछ चीज़ें तो सामने आई हैं, मगर एक जो मंशूर कमेटी बनाई गई है, इंतखाबी मंशूर की कमेटी, उसकी सरबराही आपको दी गई है। तो अब आप बतौर सरबराह मंशूर कमेटी, पहला सवाल तो जहन में ये आता है कि बयानिया कैसे बयान होगा मंशूर में, और मंशूर की ऐसी क्या ख़ास बात होगी जो आपको मुमताज़ करेगी आपके सियासी मुखालफिन से? बहुत शुक्रिया मती। आज कोई बहुत ज़्यादा इस पे बात नहीं हुई है, लेकिन कमेटी की सरबराही मुझे ज़रूर तफवीज़ की गई है और साथ ये भी कहा गया है कि मैं जो भी चाहूँ अपनी जमात में से या बाहर से कहीं से किसी को भी को आप कर लो। और ये भी कहा गया जी कि जो खुद रज़ाकाराना तौर पर इस कमेटी में रोल प्ले करना चाहते हैं वो बेशक अपना नाम दें। साद रफीक साहब ने कहा कि जी मैं ज़रूर इस कमेटी में कुछ किरदार अदा करना चाहता हूँ। परवेज़ रशीद साहब भी इस कमेटी के रुकन खुद मियाँ साहब ने नामजद कर दिए थे। बाकी इंशाल्लाह 1-2 दिनों में कुछ बाकी अरकान पे हम बात करेंगे और फिर एक बाकायदा नोटिफिकेशन हो जाएगा। खुद नवाज शरीफ साहब ने जो गुफ्तगू की मंशूर के हवाले से, उसमें उन्होंने कहा जी कि एक तो हमें जो नौजवान हैं और उनकी एक बेसम्त एजुकेशन हो रही है, वो डिग्रियां ले लेते हैं, नौकरियां नहीं मिलती, तो एजुकेशन को जॉब ओरिएंटेड बनाने के लिए, मार्केट टारगेटेड एजुकेशन बनाने के लिए बड़ी बुनियादी इस्लाहात की ज़रूरत है। दूसरी बात उन्होंने ये की कि बल्कि उसे सबसे बड़ी तरजीह अपनी करार दिया कि अदालती जो मामलात हैं और फैसले होते हैं, 15-15, 20-20 साल तक मुकदमात लटके रहते हैं, लोग जेलों में गलते सड़ते रहते हैं। इस वक्त भी तकरीबन 60,000 मुकदमात सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा पड़े हैं। जजों की तैनाती के मामलात पे यकसुई नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को उनका कहना यह था कि मुशावरत की जाए मुख्तलिफ तबकों से, हल्कों से, जज साहबान से भी जो रिटायर हो चुके हैं वो भी रहनुमाई करें हमारी, कि हम किस तरह इस निज़ाम को अवाम की ज़रूरियात के मुताबिक लाएं, जल्द और फौरी इंसाफ जो है वो लोगों की दहलीज तक पहुँचे। ये बहुत बड़ा, बल्कि उनका लफ्ज़, उनके अल्फाज ये थे कि शायद ये हमारे मंशूर की सबसे बड़ी तरजीह और अव्वली तरजीह होनी चाहिए। इसके अलावा खातीन के हवाले से, अक़लियतों के हवाले से उन्होंने कुछ रहनुमाई की, लेकिन ये अभी इब्तदाई गुफ्तगू थी। इंशाअल्लाह मैं खुद भी इरादा रखता हूँ कि मुख्तलिफ तबकात की एक फहरिस्त बना के उससे हम मीटिंग्स करेंगे। जल्दी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, लेकिन कोशिश ये है कि ये मंशूर जो है, ये मौजूदा जो दरपेश मसाइल हैं पाकिस्तान के, उनको जहन में रखते हुए उनके प्रैक्टिकेबल हल जो है वो लेके आए। अच्छा इरफान सिद्दीकी साहब, मंशूर के लिए आपका इंतखाब क्यों किया गया? आपके ख्याल में आप कोई भी ऐसा सियासतदान जो बराह रास्त इलेक्शन में आते हैं, कंटेस्ट करते हैं, अवाम से ज़्यादा करीब होते हैं, आप शायद बराह रास्त इलेक्शन तो नहीं लड़ रहे, तो फिर आपके ख्याल में आपका इंतखाब क्यों किया गया किसी और सियासतदान के बजाय? मती, ये सवाल तो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब से पूछना चाहिए। मैंने इस पे कोई अपनी दिलचस्पी भी जाहिर नहीं की थी, लेकिन अगर मैं उनकी जगह बैठ के सोचूं तो शायद उनका ख्याल ये है कि कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो मसाइल पे नज़र भी रखे और उसको अच्छे तरीके से ड्राफ्ट कर सके, अच्छी बुनत के साथ पुरकशिश अंदाज में पेश कर सके, उनकी फ्रेजिंग अच्छी कर सके और वो एक बयानिया एक तरह का बने जो आवाम के सामने पेश किया जा सके, खूबसूरत अल्फाज के साथ, खूबसूरत अल्फाज के साथ। तो उनकी निगाह में ये बात हो सकती है। दूसरी बात जो आप फरमा रहे हैं वो तो होती है जी कि कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स के तकाजे क्या होते हैं, वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है, मंशूर से अलग चीज़ है। मंशूर तो हमारे जैसे वही लोग सोचते हैं और लिखते हैं। पिछली दफ़ा भी आपको मालूम है कि 2018 में जो हमारी कमेटी थी मंशूर की, उसके सरबराह सरताज अजीज साहब थे
तो वो हमारे जैसे ही लोग होते हैं जो गलियों में धक्के नहीं खा सकते, इलेक्शन नहीं ला सकते, लेकिन बैठ के शायद थोड़ा बहुत सोच सकते हैं। मगर अवाम के दुख दर्द का आप उनको भी अंदाजा जरूर होता है। अब सवाल ये, क्यों नहीं, हम तो हैं ही अवाम में से, तो हमें नहीं होगा। आप जानते हैं कि बहुत से लोग सवाल उठाते हैं मुस्लिम लीग नून के बयानिए के हवाले से, तो उस बयानिए की झलक क्या मंशूर में भी नजर आएगी? खासतौर पे एहतसाब के हवाले से आपके जहन में कौन से ऐसे खूबसूरत अल्फाज हैं जो अवाम के दिलों में जो है उनको कन्विंस कर सकते हैं? देखें, ये मंशूर की हद तक मैं बात इस वक्त नहीं कर रहा मती, लेकिन मैं आपको बताऊं और आप भी जानते हैं इस चीज को कि जिन चीजों को या जिन बातों को हम बहुत ज्यादा उनका हुजम बना लेते हैं, आउट ऑफ प्रोपोर्शन उनको बहुत बड़ा एक मसला करार दे देते हैं, वो अवाम के नजदीक मसला नहीं होती। आप पिछले 5 साल के सर्वेज निकालें कि जी बड़ा मसला क्या है। मैंने खुद देखा है कि जिस चीज को हम करप्शन कहते हैं ना जी, और एहतसाब कहते हैं, वो अवाम की सबसे निचली तरजीह पे आता है, 5%, 7%, 8%। मसला ये है कि ये चीजें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनका सत्तेपाप नहीं होना चाहिए, इनका सत्तेपाप बड़ी सख्ती के साथ होना चाहिए, लेकिन मैं अवाम के नुक्ता नजर से कह रहा हूँ कि आम आदमी को रोटी से गरज है, महंगाई से गरज है, बिजली के बिलों से गरज है, वो किस तरह निजात हासिल करे, किस तरह अपने बच्चे को पढ़ाए, किस तरह अपने माँ बाप के लिए दवाई खरीद के लाए। दीज आर द बेसिक इश्यूज। इन इश्यूज को जब तक आप एड्रेस नहीं करते, बाकी चीजें उनके लिए शायद इतनी ज्यादा वो एक फलसफियाना या हमारे लिए, हम इंटेलेक्चुअल्स के लिए वो खेल कूद की बातें रहती हैं। बाकी रहा एहतसाब, तो उसने इस एहतसाब के जो इदारे हमने बनाए हुए हैं, उन्होंने क्या किया है आज तक? तमाशा ही लगाया है। ठीक, इरफान सदीकी साहब, ये आपने कहा फलसफियाना या हमारे जैसे इंटेलेक्चुअल्स जो हैं उनके लिए कुछ अल्फाज ज़्यादा अहमियत रखते हैं। ये जमहूरियत और सिविलियन बालादस्ती के अल्फाज को आप इंतखाबी मंशूर में कैसे समोएंगे? ये तो बिल्कुल आपको मालूम है कि नवाज शरीफ साहब की जो पूरी पॉलिटिकल स्ट्रगल है और जो उन्होंने अपनी इस तकरीर में भी बात की है, मीनारे पाकिस्तान वाली में, उन्होंने कहा है कि मेरी 40 साल सियासी जिंदगी का निचोड़ ये है कि जब तक ये मामलात सिविल बालादस्ती के नहीं आएंगे या मिलजुल के इन चीजों को हमेशा के लिए तय नहीं करेंगे, उस वक्त तक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये तो एक ऐसी चीज है जिसपे किसी सियासी जमात को इख्तलाफ नहीं है, उनके किरदार अमल से हट के मैं ये कह रहा हूँ कि उसूली तौर पे तो किसी को इख्तलाफ नहीं है, और ये इस मंशूर में जाहिर है कि बड़ी बुनियादी चीज होगी इंशाल्लाह। इरफान सदीकी साहब, आपके सियासी मुखालफीन हैं, सियासी जमातें हैं जो आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ रही हैं, आपके मंशूर में और लेट्स से PTI के मंशूर में क्या बड़ा फर्क है? ये क्या होना चाहिए? मैंने अभी आते ही सबसे 10-15 मिनट पहले मैंने बीजेपी का मंशूर मंगवाया इंडिया से, कांग्रेस का मंशूर मैंने लिया गूगल से, और पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ जमातें हैं उनके मंशूर भी हम देखेंगे, लेकिन उनके देखे बगैर जो गाइडलाइन पार्टी के कायद ने दी है वो मैंने आपके सामने रखी है। ये बड़े बुनियादी चीजें होंगी हमारी। मैंने नहीं देखा है कि किसी ने भी एजुकेशन को मार्केट ओरिएंटेड करने की बात की हो। ये पहली दफा बात इंशाल्लाह हम लेके आएंगे, और इन्हीं खतूत पे हम अपने तालीमी निज़ाम को ढालने की कोशिश करेंगे। बेहंगम और बेसमत एजुकेशन का रास्ता हम रोकेंगे, और जिस तरह बाहर की दुनिया में बच्चे पढ़ रहे होते हैं यूनिवर्सिटियों में, तो उनको नौकरी देने वाले लोग यूनिवर्सिटियों में आके दस्तक देते हैं कि तुम हमारे पास आ जाओ, हम तो पता नहीं इस स्टेज तक कब पहुंचेंगे, लेकिन सफर हम जरूर शुरू करना चाहते हैं। तो इसी तरह हमारे मंशूर में जो ये नहीं होगा जी कि हम अदालती निज़ाम की इस्लाहात करेंगे, गोल मोल अल्फाज नहीं, प्रैक्टिकल टर्म्स के अंदर एक नक्शा कार इंशाल्लाह देने की कोशिश करेंगे कि किन खतूत पे काम करते हुए हम मकसद की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, आखिर में क्विकली, पीपल्स पार्टी के और आपके बीच क्या नजरियाती इख्तलाफ है या मंशूर में क्या इख्तलाफ? मतीउल्लाह जान साहब, आप जानते हैं कि इंतखाबात की अपनी एक सियासत होती है। जब जमातें इंतखाबी अखाड़े में पहुंचती हैं तो वो पुरानी मरवतें और मोहब्बतें और इश्तराक कार और मखलूत हुकूमतें ये पस मंजर में चली जाती हैं। वो फिर आंखों में आंखें डाल के देखती हैं, हरीफ बनती हैं, क्योंकि वोट चाहिए होते हैं और एक दूसरे के खिलाफ नाराजनी भी करते हैं। लेकिन आज
नवाज शरीफ साहब ने ये बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि हमें जो सियासी माहौल है जमातों का उसको गर्म नहीं रखना और मिलजुल के बड़े मकासद के लिए आगे बढ़ना है। और एक तरह की तलकीन भी उन्होंने की है कि हम टेम्परेचर को हाई न रखें। अच्छा, क्विकली पीटीआई के हवाले से भी निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होगी और वो लड़ेंगे। तो आपके नज़दीक पीटीआई आपके लिए ज़्यादा अहम सियासी मुखालिफ है या पीपल्स पार्टी? देखिए, पीटीआई में अब ज़ाती बात कर रहा हूँ, ये आज की मीटिंग में कोई इस तरह की डिस्कशन नहीं हुई, लेकिन मैंने पहले भी कहा था, फिर कहना चाहता हूँ कि पीटीआई पहले वाज़ेह होनी चाहिए कि कौन सी पीटीआई। पीटीआई की भी कई शक्लें बन रही हैं जो बाहर कहते हैं जी कि मसलन असद उमर साहब ने कहा कि मैं पीटीआई में हूँ। अच्छा, क्या वो पीटीआई में कितना है? और जो पीटीआई वाला, मेरे नजदीक तो पीटीआई एक फर्द का नाम है जो अडयाला जेल के अंदर इस वक्त आपने रखा हुआ है, और उसका नाम है इमरान खान। इमरान खान के अलावा कोई बंदा या कोई सो कॉल्ड कमेटी दावा नहीं कर सकती कि जी हम तहरीक इंसाफ है। तहरीक इंसाफ अगर तो वो है जो उनको डिसओन करती है। देखिए ना, एक पीपल्स पार्टी थी, बेनजीर भुट्टो ने अल-जुल्फ़िकार की सियासत से डिसएसोसिएट किया, वाज़े तौर पे किया, खुले बंदों किया, फिर वो मानी गई। अब ये लोग या तो कहें जी कि इस सारे खेल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ना उस शख्स से हमारा कोई ताल्लुक है जिसने इस खेल की मनसूबाबंदी की, फिर वो तहरीक इंसाफ के लेवल से आए, वेलकम। अगर वो सारे मलबे को अपने सर में उठा के आते हैं और कहते हैं कि हम पीटीआई हैं और हम सियासी जमात हैं, तो फिर थोड़ा मुश्किलात होंगी। बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे नवाज शरीफ साहब के कातबे तकरीर से, और अब वो कातबे मंशूर भी हो गए। इरफान सदीकी साहब, विश गुड लक आपके इंतखाबी मंशूर के हवाले से। यकीनन आपके अल्फाज की बहुत अहमियत है। अब देखें हमारी आवाम जब भी इलेक्शन होता है अल्फाज को क्या अहमियत देती है। एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर क़य्यूम सिद्दीकी, जो अभी लंदन से वापस आए हैं, और हम इनसे बात करेंगे आज सुप्रीम कोर्ट की एक अहम कार्रवाई, और फिर अफसार आलम साबिक चेयरमैन पेमरा, उन्होंने एक हल्फिया बयान दिया है, उसके क्या आईनी और कानूनी नताइज हो सकते हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद।